बीजेपी की यूपी में समीक्षा लगातार जारी है और इस समीक्षा में अयोध्या और कन्नौज की हार पर क्या निकल कर आया है ये आज आपको बताएंगे। इसके साथ ही 10 विधानसभा सीटों पर यूपी में उपचुनाव प्रस्तावित होने हैं। उसको लेकर सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर क्या पेच फंसा हुआ है, क्या बातचीत चल रही है, ये आपको बताएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचे थे और वहां दोनों डिप्टी सीएमओ को जाना था। इसकी सूचना उन तक देर से पहुंची और उसके बाद जहाज को लेकर कुछ विवाद हुआ। ये पूरा विवाद क्या है, मसला क्या है, ये आपको बताएंगे। और सभी मसलों पर बात करने के लिए लखनऊ से जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। समीक्षा बैठक लगातार चल रही है जब से नतीजे आए हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में। और समीक्षा 2 सीटों की मुझे लगता है लोगों की नज़र भी रही होगी, जिनकी जानकारी आज आप लेके आए हैं, कन्नौज और अयोध्या। अयोध्या का तो मसला पंकज जी ऐसा है कि उससे जुड़ा कुछ भी आप देखिए सोशल मीडिया पर चल जाता है कि अयोध्या में हार के क्या कारण रहे, लोग क्या बोल रहे हैं हार पर। लोग खूब चाँप के देखते हैं एकदम कि भाई अयोध्या में क्या हुआ क्या हुआ। अब ये तो और इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई कि बीजेपी जो समीक्षा कर रही है उसमें क्या निकल के आया अयोध्या में, खास तौर पे थोड़ा बताइए, समझाइए। देखिए, अयोध्या मतलब जो फैजाबाद लोकसभा सीट है और जिसमें मतलब ये कहा जा रहा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद और जिस तरीके से बीजेपी के तमाम चुनावी मंचों से उस बात को कहा गया, एक बहुत बड़ा सिंबल था बीजेपी के लिए इस चुनाव बिल्कुल। प्रचार में। और लेकिन वहां जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई है, आज भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं लोग। एक जो सबसे बड़ा प्रतीक रहा हो राम मंदिर, और वो अयोध्या, और वहां बीजेपी हार गई। वो भी तब जब कुछ महीने पहले वहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां रोड शो हुआ था, तमाम सारे कार्यक्रम हुए थे, मुख्यमंत्री जी। से लेके बड़े बड़े मंत्री गए थे। इसीलिए जब वहां समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी की जीत हुई तो अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी की सांप्रदायिक विभाजनकारी नीतियों की हार है। जब अवधेश प्रसाद, जो कि बड़ा प्रयोग था, सामान्य सीट से एक दलित नेता को अखिलेश यादव ने टिकट दिया और उनकी जी। जीत हो गई। अब देखिए कि वहां जो हार हुई, इसकी समीक्षा के लिए खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वहां 2 दिन रुके। यहाँ अच्छा। तो होता है कुछ ही घंटों में समीक्षा बैठक हो गई। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने वहां 2 दिन तक रुके और घंटों बैठक हुई और उसके बाद जाकर के समीक्षा हुई जी। और विधानसभा वार बैठक हुई। बनारस से जब लौटे भूपेंद्र चौधरी तो सीधे वो अयोध्या पहुंच गए। पहले दिन मिल्कीपुर, बीकापुर और अयोध्या विधानसभा सीटों की पहले समीक्षा बैठक हुई। फिर दूसरे दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी भी वहां समीक्षा बैठक चल रही है और इसमें रुदौली और दरियाबाद, ये जो बाकी 2 विधानसभा सीटें हैं, उस पर समीक्षा हो रही। जी। समीक्षा बैठक में जो सबसे रहा कि कई बार तो समझिए कि एकदम बहसा बहसी तक की बात रही, हो सकता था हाथापाई भी हो जाती। कि क्या हुआ कि जब कुछ नेताओं ने ये कहा कि भाई विधायकों ने भीतरघात किया। वहां से बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह, जो इससे पहले बीजेपी के विधायक भी रहे, 2 बार सांसद भी रहे लल्लू सिंह, तो ऐसा लगता है कि उनके गुट के नेताओं ने कहा कि विधायकों ने भीतरघात किया, इसीलिए सांसद की यानी लोकसभा उम्मीदवार की हार हुई। तपाक से दूसरे गुट के लोगों ने भी उसका प्रतिकार किया और ऐसी स्थिति आ गई कि लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाए। हालांकि बाद में चूंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने हालात को संभाला और फिर आगे बैठक चली। जी। अब इसमें कुल मिलाकर जो 3-4 बड़ी चीजें सामने आ रही हैं, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता, उनकी उदासीनता, उनकी बेरुखी। अब सवाल है, अगर बीजेपी के कार्यकर्ता उदासीन थे, अपने घर बैठे रह गए जैसा कहा जा रहा है, उन्होंने उतने मन से काम नहीं किया, उनमें उत्साह नहीं था। अरे भाई, सब कुछ तो हो रहा था तो उत्साह क्यों नहीं था? अब सवाल उठता है उनकी उत्साह ना होना, उदासीन होना, बेरुखी और निष्क्रियता की वजह क्या है? तो पता लगा, ये कहा गया समीक्षा बैठक में, ये 5 विधानसभा सीटों की जो समीक्षा हुई, मैं उसमें कह रहा हूं, ये कहा गया कि कार्यकर्ताओं को पूछता कौन है? सरकार अपनी है, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी सरकार, या प्रदेश में भी सरकार, देश प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और वहां के कार्यकर्ता जो हैं उनको कोई नहीं पूछता। कुछ नेताओं ने तो ये तक कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से अधिक तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पूछ होती है। तो ये रहा कि सरकार में जो एक हनक होती है, जो एक इकबाल होता है, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है कि मैं सत्तारूढ़ पार्टी का
उस वजह से एक बात ये समझ में आई कि ये एक बड़ी वजह थी। दूसरी वजह जो है, जो संविधान आरक्षण की अब एक बड़ा हाँ, फैक्टर ये बताया गया कि ये जी कि आ रही ये थी। जो अयोध्या में जो इतना सारा काम हुआ कंस्ट्रक्शन का, सड़क, उसके बाद एयरपोर्ट, बहुत सारी चीजें वहां बन रही है, तो वहां जो मुआवजा दिया गया, उस मुआवजा देने में खेल हुआ। और उस खेल में कहा जा रहा है कि एक आईएएस अधिकारी जो इन दिनों एक जिले के डीएम है, उनका रोल जो रहा वो खराब रहा। उन्होंने मनमाने तरीके से अपने लोगों को फायदा पहुंचाया और दूसरों को जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कहा जा रहा है कि वो यूपी सरकार के पसंद के, उनके चहेते आईएएस अधिकारी हैं। कुछ दिनों पहले तक वो अयोध्या में तैनात रहे थे, तो जी। उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। बाद बाकी जो कॉमन फैक्टर है कि संविधान आरक्षण बचाने के नाम पर किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा विपक्ष की तरफ रहा और लोगों ने वोट कर दिया, और बहुत सारी वजह बताई गई। जो उम्मीदवार हैं उनकी लोकल एंटी इनकम्बेंसी की भी जब बात हुई तो आपने देखा किस तरीके से विवाद हो गया। पहले भीतरघात की बात हुई, फिर हुआ कि लल्लू सिंह के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी। तो अयोध्या को लेकर तो समीक्षा में इस तरीके से खिचड़ी निकलकर सामने आई बिल्कुल। है। अब चलते एक हैं। और लोकसभा जी। एक ऐसी लोकसभा सीट का जिक्र करना चाहूंगा जहां समीक्षा में ये हो रहा था, जैसे इटावा, जहां से रामशंकर कठेरिया एक जी। बार यहां से सांसद रहे। इससे पहले जी। वो आगरा से सांसद रहे जी। थे। इस बार वो चुनाव हार गए, सुरक्षित सीट थी। और इस सीट, ये इटावा वही जगह है जहां से मुलायम परिवार आता है। वहां जब समीक्षा करने के लिए बीजेपी की टास्क फोर्स के 2 ऑब्जर्वर वहां गए, अवनीश पटेल और रजनीकांत माहेश्वरी। जी। इकलौती ऐसी समीक्षा बैठक हुई जहां लोकसभा के उम्मीदवार ही नहीं पहुंचे, यानी अच्छा। कठेरिया जी ही नहीं पहुंचे। हम्म। समीक्षा बैठक बिना उनके मौजूदगी के ही, बिना उम्मीदवार के रहते हुए समीक्षा बैठक खत्म हो गई और वहां से रिपोर्ट भी अब तैयार हो रही होगी। जबकि उससे एक दिन पहले वो वहां गए थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ के अधिकारी बड़े भ्रष्टाचारी हैं, मतलब इटावा के। अब भाई चुनाव तक तो पहले उन्हीं अधिकारियों, उन्हीं सरकार की तारीफ करते हुए उनके बोल नहीं थकते थे। अब जब वो चुनाव हार गए तो वहां के लोकल अधिकारियों के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने उनको चुनाव हरवा दिया और खुद वो समीक्षा बैठक से गायब रहे, रामशंकर कठेरिया। तो एक तो ऐसी समीक्षा हो गई, तो अब सोचिए क्या हो रही होगी समीक्षा। जी। अब आप जिक्र कर रहे थे कन्नौज का। कन्नौज लोकसभा का। जी। स्वयं अखिलेश यादव आए एकदम अंतिम मौके पर, और चैलेंज खुद सुब्रत पाठक लगातार कर रहे थे कि अखिलेश यादव लड़े आके, अखिलेश यादव लड़े आके। प्रताप, हाँ, वहां भारत पाकिस्तान की लड़ाई का भी ऐलान कर दिया था कि यहाँ चुनाव जो होगा ना भारत और पाकिस्तान की तरह होगा। वो जी। उन्होंने अखिलेश यादव को पाकिस्तान बना दिया था। हम्म। तो खैर ठीक है, मुकाबला हुआ और अखिलेश यादव जो पहले तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाने की बात थी वो आए और लड़कर जीतकर सांसद भी बन गए, और सुब्रत पाठक चुनाव हार गए। ये चौथा चुनाव था सुब्रत पाठक का। यहाँ जो समीक्षा बैठक हुई, जो 2 कॉमन फैक्टर हर लोकसभा चुनाव में जिसकी चर्चा हो रही, वो यहाँ फैक्टर था ही नहीं। पहला कि लोकल एंटी इनकम्बेंसी वाली बात, मतलब अगर सुब्रत पाठक नहीं होते तो कौन उम्मीदवार होता। तो ऐसा लग रहा था कि वहां उनके अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। तो उस बात पर समीक्षा बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरी अहम बात, हर लोकसभा सीट से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि भीतरघात किया, यानी पार्टी के अपने लोगों ने ही उनका खेल बिगाड़ा। खुद सुब्रत पाठक हर विधानसभावार बैठक में मौजूद रहे और किसी नेता ने या फिर सुब्रत पाठक ने ये नहीं कहा, कहीं से ये शिकायत नहीं आई, कहीं से ये बात सामने नहीं आई जो वहां समीक्षा करने गए थे कि भाई किसी ने भीतरघात किया हो, किसी विधायक ने, जिला पंचायत सदस्य ने, किसी नेता ने। कहा गया कि नहीं, पार्टी पूरी एकजुट थी, लेकिन फिर भी पार्टी हार गई। तो हार गई तो उसकी वजह भी वही बताई गई कि यहाँ के डीएम एसपी जो थे वो समाजवादी पार्टी के एजेंट हो गए थे। अच्छा। यहाँ की सरकार हमारी नहीं सुन रही थी, उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं रखा। मतलब यहाँ फैजाबाद से थोड़ा फर्क ये था, वहां भीतरघात की बात सामने आई थी, उम्मीदवार के लोकल एंटी इनकम्बेंसी की बात थी, पर यहाँ ये सारी चीजें नहीं आई। लेकिन बाद बाकी सारे फैक्टर वही कॉमन रहे। अभी भी समीक्षा बैठक कई जगहों पे चल रही है। बिल्कुल, समीक्षा बैठक चल रही है और समीक्षा बैठकों से जो निकल के आ रहा है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अयोध्या से जो निकल के आया, आपने बताया कि हाथापाई तक की नौबत आ गई थी, मगर प्रदेश अध्यक्ष खुद बैठे थे, इसलिए ऐसी नौबत होते होते रह गई। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं।
जब चुनाव और समीक्षा की बात हो रही तो आने वाले उपचुनाव की बात कर लेते हैं। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित है। एक सीट शीशामऊ की है, कानपुर की, जहां इरफान सोलंकी को सजा हुई है। अभी उसमें फाइनल फैसला आना बाकी है कि उनको उस सीट पर उपचुनाव होना है कि नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट वो जा रहे हैं, तो वहाँ से उसके बाद ये क्लियर होगा कि चुनाव वहाँ होना है कि नहीं। तो कुल मिला के 10 सीटें हैं। तो पंकज जी, कहा जा रहा है कि कुछ खटपट भी चल रही है सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर। कुछ कांग्रेस ने डिमांड की है, सच्चाई क्या है? देखिए, यूपी कांग्रेस के जो अध्यक्ष है ना, अजय राय, वो आजकल एक गाना गा रहे हैं, आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाला जो गाना था। जी और मैं खुद देख के आ रहा हूँ, मतलब गाना, मतलब गा नहीं रहे, भाव कुछ उनका ऐसा ही है। जी जी। मतलब वो आजकल एकदम उड़ रहे हैं, फ्लाइंग मोड में। जी और आजकल उनके बयान भी बड़ी चर्चा रहे हैं। जो भी मीडिया वाला आता है तो एक बात कहते हैं कि वो चैलेंज करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि मोदी जी, अगर आप में हिम्मत है तो एक बार इस्तीफा दे दीजिए, चुनाव लड़ लीजिए, बनारस से हम आपको हरा देंगे। भाई अभी मगर तो ये चुनाव कितना कब अद्भुत हुआ? अजीब सा दावा है कि अभी चुनाव हुए और आप अब मतलब कह रहे हैं कोई कि बार फिर से कोई इस्तीफा। भाई भाई कोई क्यों इस्तीफा दे देगा? हाँ। मतलब कोई कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाला हाल है, हम्म कि कुछ देर के लिए प्रधानमंत्री पिछड़ गए थे वहां काउंटिंग के समय में। हम्म। तो वो कह रहे हैं कि हमने तो हरा ही दिया। वो अपने को वाराणसी का चुना हुआ सांसद ही मानकर चल रहे हैं, उनके रुख से ऐसा लग रहा है। जी। कल गया था वहां, राहुल गांधी का जन्मदिन था, और उस राहुल गांधी तो खुद यहाँ नहीं थे, पर जन्मदिन तो सब जगह मनाया गया उनका। बर्थडे जी। केक भी काटा, खाया कहीं के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने। तो मूड उनका बड़ा, जोश उनका जो है ना, बड़ा हाई है। हम्म वो भूल गए हैं कि समाजवादी पार्टी, इसी समाजवादी पार्टी के साथ एक बार गठबंधन पहले भी हुआ था 2017 में। यही दो लड़के थे, लेकिन तब कुछ हुआ नहीं था। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में इंडिया गठबंधन ने यहाँ बहुत शानदार प्रदर्शन किया, इसमें कोई दो राय बिल्कुल। नहीं। लेकिन ये होना भी चाहिए कि आपको अपने ग्राउंड पर रहना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। और मैं बार बार एक मुहावरा कहता हूं कि ताली जो है ना, ये दोनों हाथ से बजती है। अगर अखिलेश यादव दोस्ती निभा रहे हैं और लंबे समय से निभाते आ रहे हैं, तो आपको भी उसको उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करना चाहिए। अब ये बात रही कि उपचुनाव को लेकर के, जो 10 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं, इसमें से किसी पर भी अगर आप देखें दावे के हिसाब से, तो कांग्रेस का दावा तकनीकी आधार पर नहीं बनता है, क्योंकि वहां उनका वैसा प्रदर्शन नहीं रहा उन विधानसभा सीटों पर। अब पिछले कई चुनाव से उठा के, अब कांग्रेस की क्या स्थिति है किसी से छिपी तो है नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव में 2 सीटें मिली थी, कितना वोट शेयर था? 6.5 के करीब था। इस बार उनका 9.5 बढ़ गया है। तो लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि इस 10 में से 3 यानी 1/3 सीटें उनको मिलनी चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव ने तो ये तक किया पिछले लोकसभा चुनाव में कि अपनी पार्टी का नेता उज्जवल रमन सिंह को प्रयागराज से कांग्रेस को दे दिया कि भाई आप इनको लड़ा लो अपने कोटे से, क्योंकि इस हिसाब से समीकरण ठीक बैठेगा। तो कांग्रेस को भी चाहिए कि उसी हिसाब से दोस्ती निभानी चाहिए। जैसे कल राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के जन्मदिन को जो ट्वीट किया था, उसका जवाब राहुल गांधी ने उसी गर्मजोशी से दिया। लेकिन कांग्रेस यहाँ 3 सीट मांग रही है, तीनों पश्चिम से। और जैसे कि एक सीट तो गाजियाबाद की बात कही जा रही है, एक वो जो बीजेपी के विधायक थे, सांसद बन गए हाथरस से, वो एक और सीट वो पश्चिमी यूपी से मांग रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक दबाव की रणनीति के तहत किया जा रहा है। अभी कोई ग्राउंड पे तो मतलब टेबल पे तो दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच बातचीत हुई नहीं है। अखिलेश यादव अभी देश में है भी नहीं, वो बाहर गए हैं, लौट कर आएंगे जब उपचुनाव के तारीखों की घोषणा होगी, उसके बाद बातचीत की जाएगी। और बातचीत भी जो होगी तो कोई यूपी के कांग्रेस के नेता तो तय नहीं करेंगे भाई, ये 2 नेता आपस में बैठ के, वहां के सेंटर के जो होंगे कांग्रेस के नेता और अखिलेश यादव, जिसको अधिकृत कर ले और वो खुद बात कर ले, उसके बाद तय होगा। पर मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस ने जो 3 सीट की डिमांड की है, उस 3 सीट पर अखिलेश यादव मान जाएंगे या तैयार होंगे। लेकिन हाँ, ये है कि दोनों ही गठबंधन में है और दोनों ही पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमको अभी लंबा चलना है। लंबा इसीलिए चलना है कि ये प्रयोग बहुत सक्सेसफुल रहा है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि इस प्रयोग को डिरेल करे, ना तो कांग्रेस की तरफ से, ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन हाँ, ये जो जुबानी तीर छोड़े जाते हैं, उसको भी थोड़ा सा संभाल के रखना चाहिए। इतनी जल्द खर्च करना भी उचित नहीं है, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नजर रहेगी इस पूरे मसले पर, कितनी सीटें मिलती हैं कांग्रेस को, कितना अखिलेश यादव मानते हैं, उनकी डिमांड मांगते हैं, ये नजर रहेगी पंकज जी की, हमारी भी। अगले टॉपिक पे चलते हैं पंकज जी। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचे, भव्य कार्यक्रम हुआ, उस पूरे दौरे को खूब कवर किया गया। मगर एक खबर अब ये भी है कि
दोनों डिप्टी सीएम वहां पहुंचना था, मंच पे उनकी जगह थी, इसकी उनको जानकारी नहीं थी। फिर विमान को लेकर भी कुछ विवाद हुआ, क्या है पूरा ये मामला? नहीं नहीं, जानकारी हुई, लेकिन देखिए समय पे दी जाती है। और अगर हुआ यूं, मैं उसको पूरा विस्तार से जी। बताता हूं। जो किसान सम्मेलन को आपने देखा होगा मंच पर, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला कार्यक्रम था। और ये जो कभी करीब 9.25 करोड़ किसानों के लिए उन्होंने 20,000 करोड़ जी। रुपए का जो डीबीटी उसी दिन उन्होंने किया था, तो वही कार्यक्रम था। शुरुआत में वहां पर दोनों डिप्टी सीएम के जाने का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन वो जो मंच था उस पर किसको किसको बैठना है, तो उसमें पता लगा कि दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये दोनों कृषि मंत्री भी नहीं है। तो ऐसा पहले शुरुआत में यही जानकारी है कि मुख्यमंत्री रहेंगे यूपी के कृषि मंत्री जो सूर्य प्रताप शाही है, और राज्य मंत्री जो औलख हैं, जो रामकुंड साइड से जीत के चुनाव जीत कर आते हैं, ये लोग रहेंगे। के पास आधिकारिक सूचना बहुत देर से आई। अभी राज्य सरकार के पास 3 सरकारी जहाज है, प्लेन जिसको कहते हैं, और उसमें एक खराब पड़ा हुआ है। एक से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस चले गए, अब दूसरे से, और उसमें 6 सीटर है। कौन कौन जाएगा? अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को जाना था, संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह, केशव प्रसाद मौर्य तीसरे हो गए, चौथे हो गए ब्रजेश पाठक, और औलख जी जो कृषि राज्य मंत्री थे वो। अब दोनों डिप्टी सीएम अपने साथ तो एक सहायक भी ले जाता है ना, सचिव जिसको बोलते हैं, बाद बाकी तो ना ले जाए। लेकिन उस दिन ऐसा 6 सीटर ही था, तो ब्रजेश पाठक अपना वाला लेकर नहीं जा पाए अपने निजी सहायक को, केशव प्रसाद मौर्य जी अपना लेकर पहुंचे। वहां जब पहुंचे, कार्यक्रम खत्म हो गया, तो आगे का तो उस किसान सम्मेलन के बाद इन दोनों डिप्टी सीएम का कोई कार्यक्रम नहीं था सरकारी। तो हुआ कि क्या किया जाए, तो उसी रात वापस लौट जाए। जब पता किया गया कि भाई उसी सरकारी जहाज से वापस लौटते हैं, तो बताया गया कि भाई ऐसा है कि वो तो अलीगढ़ जाएगा, और अलीगढ़ से एक सीनियर आईएएस अधिकारी उनको लेके आएगा, तब आप जाएंगे। तो भाई कब आएगा तब जाएंगे, तो बात। और ये जानकारी, ये लोग जब यहाँ से बनारस गए तो इनको इस बात का पता भी नहीं था कि भाई इसी प्लेन से किसी और को भी लेके आना है। हुआ यूं था कि उसी दिन एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, उनको वही प्लेन जब बनारस लेके इन डिप्टी सीएम को लेके गया था प्लेन, उससे पहले उन आईएएस अधिकारी को अलीगढ़ छोड़ के आया था लखनऊ। अच्छा। लखनऊ से फिर इन सबको लेके गया बनारस। तो इन डिप्टी सीएम को बताया गया जो प्लेन में गए थे उन लोगों को कि भाई उनको लेके आएंगे तब न जाएंगे। अब बात बड़ी खराब हो गई भाई कि अब क्या होगा भाई, उनको लेके आएंगे जाएंगे तब हम पहुंचेंगे, कब क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। और ऐसा होता है कि आप 3 बार ही आप लैंडिंग, और 3 बार मतलब टोटल 6 बार लैंडिंग, और आप उसको जो कहते हैं टेक ऑफ कर सकते हैं, यानी टोटल 6 बार। तो गड़बड़ हो जाता है, जा ही नहीं पाते फिर। खैर किसी तरीके से सीएम ऑफिस से कांटेक्ट किया गया, और फिर इस विवाद को वहीं थमाया गया, और दोनों डिप्टी सीएम जो है उस रात बनारस से उसी सरकारी प्लेन से वापस लौट आए। लेकिन छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, कभी कभी छोटा सा घाव भी ना, फोड़ा भी ना, कभी कभी बहुत जानलेवा हो जाता है। अब ये आपस में समन्वय और सूचनाओं का आदान प्रदान और पूरा सिस्टम बना रहता, तो शायद ये नौबत ही ना आती कि इस तरीके के विवाद बढ़ते। हालांकि विवाद हो नहीं पाए, उससे पहले वो चीजें ठीक हो गई। बिल्कुल। तमाम जो खींचतान की खबरें जब से नतीजे आए पंकज जी, तब से लगातार ये खींचतान की खबरें चल रही हैं, कथित तौर पर कि खींचतान चल रहा है, पार्टी संगठन सरकार। इसको एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है, एक नेता ने कहा हमें कि भाई अगर ये बीजेपी के प्रदर्शन, अगर सीटें यूपी में हाफ ना हो जाती तो शायद उन लोगों की सुनी भी ना जाती। वो प्लेन जो है वो अधिकारी को ही लेने के लिए चला जाता। मतलब उन्होंने कमेंट एक कटाक्ष किया, हाँ कटाक्ष किया। बीजेपी के एक नेता हैं, बीजेपी ऑफिस में जब बैठे थे तो उन्होंने कहा कि ये स्थिति होती, तो ये हाल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तस्वीर भी बड़ी चर्चा में रहेगी, जब प्रधानमंत्री जब मंच पे थे तो तब सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, सभी जो यूपी का पूरा नेतृत्व है वो साथ दिखा। उससे पहले खींचतान खबरें चल रही थी, तो एक मैसेज देने का भी काम कर रही थी वो तस्वीर, मगर पर्दे के पीछे काफ़ी कुछ होता है और वो हम आप तक, दर्शकों तक लाते रहते हैं। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी यूपी से, राजनीति से जुड़े ऐसे तमाम मसले लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।